राज्य के संबंध में संविधान क्या कहता है ना? कल यही बात थी ना कि राज्य के संबंध में क्या प्रावधान है, राज्य संबंधी प्रावधान। तो मैंने कहा कि राज्य के संबंध में जो प्रावधान है उसके तहत भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में उल्लेख मिलता है ना? इसके तहत कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। तो हमने कहा कि राज्यों का संघ कैसे होगा, किस आधार पर हम राज्यों का संघ, कौन सा संघ बोलेंगे? तो एक संघ होता है समझौते के द्वारा, जो हमने कल कहा, और दूसरा होता है विचारधारा के आधार पर। नहीं, इस प्रकार के संघ को फेडरल कहते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका का संघ है जो फेडरल पर आधारित है, समझौते का परिणाम है। नहीं, और जो भारत वाला जो है वह यूनियन है, ये विचारधारा के आधार पर निर्मित है। भारत में यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्लियर? दूसरा बात ये आता है कि संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि भारत में किसी क्षेत्र का, भारत में कोई क्षेत्र जब विलय होता है, कोई क्षेत्र विलय करता है, उसका बात, उसके बारे में सिर्फ संसद ही तय करेगी। लेकिन इससे अलग नहीं हो, शामिल तो हो सकता है, अलग नहीं हो सकता। तीसरा कहता है अलग नहीं हो सकता। तीसरा है कि कोई राज्य में परिवर्तन किया जा सकता है। बात यहां आती है, कल सुप्रीम कोर्ट ने इसी के संबंध में डिसीजन दिया था, ध्यान रखिएगा। बात यहां आती है, यानी कि नाम में परिवर्तन हो सकता है, आपका सीमा में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि घटाया या बढ़ाया जा सकता है, या यूटी, राज्य से यूटी बनाया जा सकता है। यही ना था, यहीं पर विवाद है। एक्चुअली भारत में अब आते हैं अनुच्छेद 370 को लेकर के, जो कल चर्चा में भी रहा, और ये पूरे, अभी पूरे मीडिया में और पूरे देश में भी एक तरीके से फिर से बहस छिड़ गई 5 अगस्त 2019 के बाद से। क्लियर? एक्चुअली था क्या? अच्छा, ये जो घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इस संसद के तहत है, इसको पहले समझ लीजिए। ये संसद ही तय करेगा, इसमें राज्य की विधायिका का कोई रोल नहीं है। अच्छा, संसद का मतलब क्या है? संसद का मतलब क्या है? तो संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति के आदेश से परिवर्तन किया जा सकता है, यही ना? और जब भी राज्य के संबंध में जब कोई परिवर्तन की बात आएगी, जब भी राज्य में के परिवर्तन की बात आएगी, तो उसमें राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है? इसलिए सबसे पहले राज्य के संबंध में जब भी कोई परिवर्तन होगा, तो सबसे पहला विधेयक जो आएगा वह राज्यसभा में आएगा और यहां से लोकसभा में जाएगा। इस तथ्य को जान लीजिए कि जब भी राज्य के संबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन की बात है, राज्य सूची में परिवर्तन में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, संघीय प्रणाली में परिवर्तन करना हो, तो उसमें परिवर्तन की बात सबसे पहले राज्यसभा में आएगी, क्योंकि राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा उसी सदन में न जाएगा। और ये तीनों से मिलकर के बना हुआ है, और अनंतिम रूप से अधिकार इसके पास है कि ये साइन करके पारित करा देगा। बात आई 370 वाली, 370 वाली जो व्यवस्था थी, एक्चुअली उसमें लिखा हुआ था 370 में अस्थाई प्राधिकार। आप अस्थाई वाला भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें ऑलरेडी अस्थाई प्रावधान लिखा हुआ था। 370 जो था, भारत में दो विधान की बात करता था, दो विधान की बात करता था।
370 के कारण भारत में दो विधान की बात होने लगी, भारत में दो झंडा की बात होती थी, ठीक है, भारत में दो प्रधानमंत्री की बात होती थी। हालांकि प्रधानमंत्री अब हट गया था, शुरुआत में प्रधानमंत्री बोला जाता था जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को, बाद में इस शब्द को परिवर्तित करके सीएम कर दिया गया कि वहां के भी सीएम ही बोला जाए, प्रधानमंत्री नहीं बोला जाना चाहिए, ठीक है। 370 एक प्रकार का एक देश के अंदर, एक देश के अंदर, ध्यान रखिएगा, दो विधान, दो झंडा, दो पीएम की बात करता था। हालांकि उसको बोलते हैं, अब सीएम बोलिए आप उसको, लेकिन इसकी बात करता था। और इसी प्रकार की व्यवस्था अमेरिका में भी है, वर्तमान में भी है। तो इसको बोलते हैं कि राज्य और केंद्र दोनों स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था में जो भी व्यवस्था होगी, जैसे अमेरिका में केंद्र के पास अधिकार है विदेश मामला, रक्षा मामला, संचार मामला, वित्त मामला, ये सारा मामला केंद्र के पास है संघीय व्यवस्था में, क्लियर। इसको छोड़कर के सारा अधिकार वहां राज्य को है। इसी प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 370 राज्य को भी देता था, इसी प्रकार की व्यवस्था, क्लियर। और क्योंकि कल हमने चर्चा किया था कि अमेरिका में भी दो झंडे हैं राज्य का, अमेरिका में भी दो कॉन्स्टिट्यूशन है केंद्र और राज्य का, लेकिन भारत में तो समझौता है ही नहीं, भारत तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत में एक ही झंडा है, भारत फेडरल है ही नहीं, भारत में तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और यूनियन ऑफ स्टेट्स होने के नाते एक ही झंडा होगा, एक ही विधान होगा, क्लियर। इसीलिए तो यहां पर अमेरिकी व्यवस्था लागू थी, और ये अलग अलग थी, ये एक भेदकारी नीति व्यवस्था लागू थी, और इसका दुरुपयोग तब तक ये दिक्कत नहीं कर रहा था, दिक्कत तब तक नहीं कर रहा था जब तक इसका दुरुपयोग नहीं बढ़ गया। उसके बाद, इसी के बाद एक अन्य संशोधन जोड़ा गया, राज्य की जम्मू कश्मीर की विधायिका को एक और अधिकार दे दिया गया, और वह अधिकार था 35(1). 35(1) अधिकार के तहत अन्य लोगों की अपेक्षा, अन्य भारतीयों की अपेक्षा यहाँ के लोग को अधिक अधिकार दिया, लेकिन महिलाओं को अधिकार कम कर दिया। जैसे आप कहें तो जो शादी होगा, तो भारतीय अन्य राज्यों के व्यक्ति से शादी होगा तो महिलाओं को अधिकार नहीं होगा संपत्ति पर, लेकिन यदि पाकिस्तान से यदि शादी करता है, पाकिस्तानी से शादी करता है, तो उसको संपत्ति पर अधिकार होगा। यानी भारतीयों को वह नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वह एक तरफा व्यवस्था, क्योंकि उस पर कट्टरपंथियों का झुकाव आना शुरू हो गया, प्रभाव पड़ना शुरू। इसके कारण कि जो आपका बगल वाला जो पड़ोसी है, इसका जबरदस्त लाभ उठाया इस विशेषाधिकार का, 370 का भी, क्योंकि राज्य केंद्र हस्तक्षेप, कोई केंद्र वहां सीबीआई नहीं भेज सकता, कोई केंद्र उसका काम नहीं कर सकता, उसकी जांच नहीं कर सकता, कैग जांच नहीं कर सकता है, यहाँ से फंड चला गया तो जम्मू कश्मीर में कोई जांच ही नहीं कर सकता था, ये जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार था। तो न तो वहां कैग जांच कर सकता है कोई, न तो कोई अन्य व्यवस्था हो सकता है, न कोई अन्य विधायिका में परिवर्तन कर सकता है, कोई कोई क्षेत्र, कोई उसको जो वित्तीय ये जो दिया जा रहा है प्रावधान, उसमें कटौती नहीं कर सकता, यानी केंद्र की भूमिका को सीमित कर दिया और वहां के राज्य की भूमिका का विस्तार कर दिया, और इसका लाभ उठाया बगल वाला पड़ोसी, और उसने 90 के दशक में त्राही मचा दिया, और वहां पर कट्टरवाद का इतना विस्तार हुआ, इतना विस्तार हुआ कि कई सारे हिंदू पंडित जो हैं वहां से भागना पड़ा उनको छोड़ करके, लाखों की संख्या में कश्मीरी हिंदू पंडित भाग, कितने तो मर गए, क्लियर। और इसी को दो धारणा के खिलाफ ही कि एक देश में दो विधान नहीं चल सकता है, दो झंडा नहीं हो सकता है, इसी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू से खफा हो गए थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी देते हुए, जो पहले वाणिज्य मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जम्मू कश्मीर में गए,
क्लियर। और जम्मू कश्मीर से भी वापस नहीं लौटे। वहीं की सरकार उस समय शेख अब्दुल्ला, जो हरि सिंह ने जब हस्ताक्षर किया तो शेख अब्दुल्ला को जेल में रखे हुए थे, ये इनके दादा उमर अब्दुल्ला के बाप। अब यह जो व्यक्ति जो है शेख अब्दुल्ला, ये दोनों मित्र, नेहरू और शेख अब्दुल्ला, और हरी सिंह था कि ये बेहुदा इंसान है, ये पागल बना के रखे हुए, और उसको जेल में जानबूझ, प्रधानमंत्री के दोस्त था तो इसको छोड़, और इन्होंने अपने अधिकार की मांग करनी शुरू कर दी और कहा संरक्षण चाहिए, विशेषाधिकार। जो जिन्ना ने अल्पसंख्यक का जो डर पैदा किया था और उसके आधार पर विभाजन हुआ, उस डर को अब्दुल्ला ने बढ़ाया, कहा कि मुझको विशेषाधिकार चाहिए। वही विशेषाधिकार नेहरू के दौर में 370 देकर के गया। ठीक है, तुमको विशेषाधिकार दे, तुम्हें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, बात आई गई होगी। इसके खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े हुए। आप एक रूह कपाने वाली बात है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस पुल से जब जम्मू कश्मीर घुसता है ना बॉर्डर, तो एक पुल क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि खाड़ी है, ठीक है, एक पुल क्रॉस करना। उनके साथ चले सारे लोगों को उन्होंने कहा कि तुम वापस जाओ। उनको पता था कि मैं यहां से लौट करके नहीं जा सकता, सारे लोग को भेज दिया वापस, और खुद अकेले मुखर्जी चले गए जम्मू कश्मीर। उस जेल में रखा गया, उनको पकड़ा गया, जेल में रखा गया, और इतनी यातना दी गई कि जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। और उनको ये पता था कि हम वापस लौटने वाले नहीं है, यानी कि वह व्यक्ति मरने के लिए ही गया था। आप उसको मरना नहीं बोलते, शहीद होने के लिए गए थे। बात वहां से चलनी शुरू हुई और उससे लेकर के वर्तमान तक ये व्यवस्था चलती रही थी। कहा कि ठीक है, अब तो कहा कि 370 हटेगा नहीं, क्योंकि एक दल के बीजेपी का एक मैनिफेस्टो में हमेशा रहा है कि हम 370 हटाएंगे। लेकिन लोगों ने इस संबंध में ये कहना शुरू किया 370 हट ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हट सकता? क्योंकि इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने स्थापित किया था, और मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो रहे थे। क्लियर? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने स्थापित किया था, और सन 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम कर रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही नहीं है तो हटेगा कैसे? किसी ने कहा हटेगा तो कोई झंडा उठाने वाला, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। सबकी अपनी अपनी, और कोई इस पर ना परिवर्तन करने की इतना डर था ना कि यदि हम इस पर परिवर्तन कर देंगे तो पूरे देश में अल्पसंख्यक विद्रोह करना शुरू कर देगा। मैं अल्पसंख्यक में एक वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, कहीं विद्रोह न कर दे, कहीं हम पर अंतरराष्ट्रीय दबाव न पड़ जाए, यूएनओ का दबाव पड़े। और यूएनओ उस मामले में, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय पटल पर ले जाकर के बिठा देता था, उसी पर एक डिक्सन कमेटी बनी थी, यूएनओ पर ही, यूएनओ के माध्यम से डिक्सन कमेटी बिठाई गई थी। और डिक्सन कमेटी ने, ध्यान रखिएगा, उन्हीं के आधार पर जनमत सर्वेक्षण करवाया था, जनमत संग्रह करवाया था, और वो जनमत संग्रह की मांग की थी शेख अब्दुल्ला ने, जो उस समय की बात कर रहा हूं। तो डिक्सन, ये हमेशा उस मुद्दे को ले जाकर के वो खड़ा कर दिया जाता था, कहा? तो यूएनओ में, और यूएनओ का दबाव पड़ता था भारत पर, कुछ नहीं कर। और वहां पर एक संस्था काम करती थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवाधिकार संस्था। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार, यह लंदन ब्रिटिश संस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकार के नाम पर एनजीओ के रूप में काम करती है, ये जब भी वहां सैनिक कोई कार्रवाई करे तो ये हमेशा इस मुद्दे को, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर की ये संस्था थी, एनजीओ थी, ये हर मुद्दे को जाकर के ब्रिटिश पर और अमेरिका में जाकर इसको उछाल दे। अब भारत को कुछ कर भी नहीं सकता है, तो भारत ने काम किया, सबसे पहले जितने भी विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ थे सबको रोक दिया, और एक कानून लाया, एफसीआरए कानून। इस कानून के तहत सारे एनजीओ को यह बताने पर
मजबूर कर दिया कि भाई फंडिंग तुम्हारा कहां से आ रहा है ये बताओ। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी कई संस्थाएं टूट गई। अंत में बोरिया बिस्तर बंध गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल यहां से हट गया। ये मैं 2019 के पहले की घटना बता रहा हूं। तो कोई उठाएगा अब नहीं मुद्दा कोई। तो पहला तो तोड़ा वहां से। दूसरा कहा कि जम्मू कश्मीर को अब मिलाना है। तो कैसे मिलाना है? मिलाने तो भारत का है ही अंग, तो मिलाने की तो बात ही नहीं थी। ये जो कंफ्यूजन है कि कुछ लोग जो उग्र राष्ट्रवादी स्वरूप के हैं, ये कहते हैं कि अब भारत एक हो गया। नहीं बंधु, वो भारत पहले से एक था। वो बस ये कहा कि जो दो विधान वाली अवधारणा है वो खत्म होना था। वो जो विशेषाधिकार जो 370 के रूप में था वो खत्म होना था। 35 एक खत्म होना था, न कि उसको मिलाना था। वो तो ऑलरेडी भारत का अंग, वो वीजा लेने के लिए थोड़ा जरूरत पड़ रही है, क्या को वीजा लेकर के जाना पड़ रहा है। इसे कुछ लोग कहते हैं कि 370 हटने से भारत एक सूत्र, पहले भी एक सूत्र में था, लेकिन उसको एक विशेषाधिकार दिया हुआ था जो यूनियन ऑफ स्टेट्स के खिलाफ दिखाई देता है। इसी विशेषाधिकार को कम करना था। एक्चुअली ये स्थिति हुई कि उस समय एक प्रस्ताव आया 2019 के अगस्त में एक प्रस्ताव आया। हंगामा ये पहले फैला दिया कि भाई आतंकी हमला होने वाला है, सब अपना अपना जाओ घर। तो जो अमरनाथ यात्रा चल रहा था, जो वैष्णो देवी की यात्रा चल रही थी, सबको रुकवा दिया। अब पूरे जम्मू कश्मीर में सशस्त्र सेना भेज दिया और अर्ध सैनिक बलों के टुकड़े पे, अब आतंकवादी हमला हो जाएगा। हाँ, ये मार्च के समय की बात है, 2 महीना पहले की बात है। अब सबको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अमरनाथ यात्रा रुक गया, सारी यात्राएं रुक गई। अब जो व्यक्ति जहां था वहीं से लौट रहा है, मतलब कोई अमरनाथ गुफा तक नहीं पहुंचा है। जिसने दर्शन कर लिया वो कर लिया, बाकी सब पहुंचो। और सबके मन में डर बैठ गया, अब हम तो मरे, अब हम तो मरे। सबको सब सैनिकों को, और सबको कह दिया कि इसमें कश्मीरी नेता भी टारगेट पर हैं। तो सबको घर में बिठा दिया, बाहर मत निकलो कोई मार देगा। इसको बोलते हैं नजरबंद कर देना। क्लियर? सबको नजरबंद, सब नेताओं को, ताकि कोई जो भाषण जो दे रहा था वो सब रुक गया। और उस समय जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे उसको ले जाकर के तिहाड़ में ला करके बिठा दिया। ठीक है, अब ये तिहाड़ में ला करके बेटा, अब तिहाड़ में क्योंकि उस समय गिलानी जैसे व्यक्ति थे, वो सब ऑलरेडी कश्मीरी मुद्दा पर फंसा हुआ था, कश्मीरी हत्याकांड पर। उस सब को तिहाड़ में लाया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पहले ही शांत हो गई थी। और उसके पहले एक काम किया था कि एक काम ये हुआ था कि जब चुनाव हुआ था उस समय न तो पीडीपी को पूर्ण बहुमत मिला था, न नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, न बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। अब तीनों तीन ध्रुव वाला सोच, शुरुआत वहां हुई थी। ठीक है, इन्होंने काम किया कि इनके मन में एकदम बैठा हुआ था, एकदम क्लियर कट था कि हमको करना क्या है, एकदम स्ट्रेटजी के आधार पर चले थे। ये सब कुछ शुरू हो चुका था। वही मैं 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूं, वही 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूं कि उसके पहले तक, अच्छा वहां 6 वर्ष का सीएम बनता था, वहां 6 वर्ष का सीएम होता था। तो वहां 6 वर्ष के सीएम में, 6 वर्ष के सीएम में एक समझौता हुआ दोनों के बीच में। समझौता के 3 वर्ष तुम रहो और 3 वर्ष हम रहेंगे। बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया इसके नेता को, कहा कि तुम ही बन जाओ, हम नहीं बनेंगे। एकदम क्लियर कट था, उनके दिमाग में ये नहीं था कि हमको सत्ता चाहिए था। इन्होंने कहा हमको तुम ही बन जाओ। उस समय महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, और उनके पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद जो गृह मंत्री रहे हैं, और रुबैया कांड इन्हीं के दौर में घटा था, इन्हीं की बेटी के साथ। आज भी रुबैया जिंदा है और 5 आतंकवादी छोड़े गए थे, वो कहानी बात की बात है। क्लियर? तो उस समय इसके नेता को मुफ्ती मोहम्मद, ये महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 3 साल बाद आई, अब हो गया दोनों के बीच विवाद, एकदम जानबूझ के खड़ा ही किया गया था यह विवाद। विवाद खड़ा हुआ, यह गया टूट।
यानी कि यह जो गठबंधन था टूट गया, यह अलग हो गया। अलग होने का मतलब है कि विधानसभा में आप अल्पसंख्यक आप हो गए, यानी कि आपका बहुमत खत्म हो गया। तो अब बहुमत खत्म हो गया तो आपको बहुमत चलाने के लिए आपको फिर से बहुमत साबित करना पड़ेगा। वहां सत्यपाल मलिक को बिठा दिया गया था कि अब तुम बैठो, अब तुम अपना राजनीतिक खेल खेलो। सत्यपाल मलिक थोड़ा सा राजनीतिक टाइप के व्यक्ति हैं, उनको राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया। सत्यपाल मलिक से पहले एक और थे, ठीक है। अब यहां पर एक काम हुआ कि यहां पर बीजेपी अब कहा कि तुम ना अब ये कहा कि हम भी सरकार बनाएंगे, ये कहा हम भी सरकार बनाएंगे। अब बीच में अब खेल इसका शुरू हुआ, क्योंकि अब ये जिसको ये समर्थन देगा वही सरकार बनाएगा, ठीक है। एक्चुअली पीडीपी और इन दोनों के बीच में समझौता हो चुका था, लेकिन इस समझौते का लेटर तब तक पहुंचता, उसके पहले 356 लागू हो गया था, लेटर पहुंचता विधानसभा भंग कर दी गई, मतलब दोबारा चुनाव में आओ। ये जब समर्थन वापस लिया था ना, तब 356 लागू हुआ था। 356 का मतलब ये नहीं है चुनाव होना, 356 का मतलब है कि दोबारा आप आइए, बहुमत साबित कर लीजिए, हो जाएगा। इन्होंने जब लेटर पहुंचने से पहले ही विधानसभा को भंग कर दिया, विधानसभा भंग हो गया। और 356 होने के नाते, क्योंकि वहां 356 लागू था, तो वहां पर सारा अधिकार राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास था, क्योंकि राज्यपाल ही सब प्रमुख, वास्तविक प्रमुख बना हुआ है और संवैधानिक प्रमुख भी। और राज्यपाल जो काम करता है वह राष्ट्रपति के आदेशानुसार काम करता है, राष्ट्रपति के निर्देश पर काम करता है। यानी कि यह सारा रिपोर्ट कहां जा रहा है, राष्ट्रपति के पास। यानी कि सर्वे सर्वा कौन है बंधु, और राष्ट्रपति संसद का भी अंग है, और वहां कोई विधानसभा है नहीं। यानी कि उस विधायिका के संबंध में कोई भी यदि काम होगा जम्मू कश्मीर के संबंध में, तो सब यहीं से चलेगा। और राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करता है, तो केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर, यानी कि पीएम की सलाह पर, जो मुखिया है केंद्रीय कैबिनेट का, आप वही कह सकते हैं, पीएम की सलाह पर। बात यहां आ गई। अब यहां से होते हुए क्योंकि उसमें संशोधन करना था एकदम उस समय जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये ओम प्रकाश बिरला के पहले वाले, उस समय कौन थे, नहीं, ये लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष, उस समय ये वेंकैया नायडू, राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति वेंकैया नायडू थे, उपराष्ट्रपति। और लोकसभा के थे, मैं भूल गया नाम, इसके पहले वाले ओम प्रकाश बिरला तो अभी वाले नए वाले मैंने बने थे, 2019 की मैं बातें बता रहा हूँ, तो वो थे। अब उन्होंने एक काम किया समय, क्योंकि अच्छा पहला विधेयक कहाँ, क्योंकि राज्य के संबंध में परिवर्तन करना था, तो पहला विधेयक कहाँ लाया, राज्यसभा में। और राज्यसभा में 1 घंटे तब तक कुछ लोग समझता, तब तक विधेयक पास हो चुका था। सुमित्रा महाजन, तब तक कोई लोग समझता, तब तक राज्यसभा, और राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था। ये इतना तोड़ दिया था ना सबको कि तब तक लोग एकजुट होता, राज्यसभा विधेयक पास कर चुके थे। और उसी दिन, अगले दिन का भी इंतजार नहीं किया, उसी दिन लोकसभा का भी समय लिए हुए था सुमित्रा महाजन से। यानी वेंकैया नायडू ने जो समय दिया था कि एक विधेयक लाने वाला है, ये चर्चा नहीं थी कि विधेयक बस जम्मू कश्मीर संबंधित, ये चर्चा कतई नहीं थी कि विधेयक एकदम परिवर्तन ही कर देगा, ठीक है, बस विधेयक आने वाला है, ये जानकारी थी। लेकिन किसी के मन में ये कभी रहा ही नहीं कि इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। उसमें उस विधेयक में जैसे ही लाया गया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ने की बात कही, यानी राज्य से यूटी में बदलने की बात हुई, और साथ ही 370 हटाने और 35(1) हटाने की बात हुई। शुरुआत में चल रहा था कि 35(1) हटेगा, लेकिन यहाँ 3 परिवर्तन हो गए, 35(1) हटा, 370 हटा, और राज्य को यूटी बदल दिया गया।
ये बात लोकसभा में आनन फानन में लोकसभा में गया, और लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत था ही, वहां तो कोई रोक ही नहीं था, लोकसभा उसी दिन पारित कर दी। अब मामला था राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति तो पहले ही से तैयार बैठे हुए थे कि तुम आओ, तुम लाओ, हम सिग्नेचर करके हम दे देते हैं। वो तो पहले से तैयार बैठे हुए थे, तुम लाओ सिग्नेचर करके हम दे देते हैं। सिग्नेचर हो गया, रामनाथ कोविंद साहब ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब यह कानून ऑलरेडी संशोधन हो चुका था कि संसद, लेकिन सिर्फ संशोधन हुआ था, लागू अब जाकर के तो यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जब भी संविधान में परिवर्तन की बात आएगी तो मामला सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में गया, जो कल वाला मामला हुआ। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक मुश्त से, बिना किसी लाग लपेट के, होता है ना कि 3-2 का, 4-1 का, नहीं, 3-5-0 से इसका समर्थन करते हुए कहा कि अगर देश की संप्रभुता का सवाल है, ठीक है, तो इसे लागू किया जा सकता है। यह संसद के विशेषाधिकार क्षेत्र में आता है। पहली बात, संसद के विशेषाधिकार क्षेत्र में आता है क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, और संसद, राज्य, इसमें विधायिका की कोई भूमिका नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। सारा काम कौन करेगा? संसद करेगा। और संसद का अंग है, राष्ट्रपति के आदेश से भी यह पारित किया जा सकता था। मतलब इतना बड़ा 75 सालों का, कि एक देश में 2 विधान वाली अवधारणा। हालांकि मैं इस आधार पर यह नहीं कह रहा कि सरकार ने एकदम सही किया, सरकार को चर्चा के माध्यम से भी इसे किया जाना चाहिए था, लेकिन क्या 75 सालों की समस्या, जहां पर 2 विधान जैसी व्यवस्था थी, भारत जैसे देश में ये स्थापित नहीं हो सकते थे, नहीं चल सकते थे। यही कारण था कि अंत में इसमें परिवर्तन किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी बहुमत, इसमें, इसलिए अब इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अब संभव नहीं है। अगर संभव, अगर इसमें परिवर्तन, अगर सरकार चली जाती है और इसमें परिवर्तन होता है, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में आपको सामना करना पड़ेगा। बात यहां तक तो ये आ गई। तो क्या ये मान करके चलें, क्या केंद्र इतना शक्तिशाली हो जाए कि किसी भी राज्य में सीमा परिवर्तन कर दे? एक एक प्रश्न तो ये उठता है। क्या सीधा सीधा संघीय प्रणाली पर हमला नहीं है कि बिना राज्य के विधायिका का समर्थन लिए हुए, वहां के राज्य के विधायकों का सोचते बिना लिए ये एकजुट किए हुए, उनके बिना उसको बताए हुए, क्या उसमें परिवर्तन करना, क्या केंद्र का राज्य के सीधे सीधे मामलों में हस्तक्षेप नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर संघीय प्रणाली फिर क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात, संघीय, क्या यह एक प्रकार का यह व्यवस्था नहीं कि एक दलीय प्रणाली, केंद्र में एकल एकल दलीय प्रणाली वाली अभी व्यवस्था स्थापित है, होते है तो गठबंधन सरकार, लेकिन एक दलीय गठबंधनात्मक व्यवस्था है। क्या एक दलीय गठबंधनात्मक व्यवस्था, क्या राज्यों में हस्तक्षेप को बढ़ावा नहीं दे देता है? क्लियर? इस तरह के कई प्रश्न मन में आते हैं, ठीक है। इसीलिए 370 की अवधारणा जो है, 370 की अवधारणा इस रूप में आप देख सकते हैं। क्लियर? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हटाना न हटाना एक अलग व्यवस्था है, एक अलग, लेकिन जहां देश की संप्रभुता का सवाल है, जहां देश का सवाल है, वहां पर इसको, क्योंकि 370 के विशेषाधिकार और 35(1) के विशेषाधिकार के कारण ही आतंकवादी प्रक्रिया, बहुत आतंकवाद बहुत ज्यादा पनपा हुआ था, और वहां पर कई लोग उसके कारण, 370 के कारण, क्योंकि पाकिस्तान से होते जम्मू कश्मीर में आतंकवादी आ जाते थे, और जम्मू कश्मीर से पूरे देश में आतंकवाद फैलता था। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को लेकर के 370 का हटाया जाना यहां पर उचित दिखाई देता है। लेकिन फिर वही बात कि संघीय प्रणाली को भी ध्यान में रखते हुए सभी को साथ लेकर के चला जाता तो गलत नहीं होता। क्लियर? तो ये 370 की एक मोटा मोटी एक राम कहानी। अब क्लियर, समझ में आ गया?
तो कल तक हम कहाँ थे? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब समझ में आ गया था? नहीं। अच्छा, जब हम डायमेंशंस जब हम बनाए थे, जब हम डायमेंशंस बनाए थे राज्य के प्रावधान का, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला था परिचय, दूसरा था तुलनात्मक। तो तुलनात्मक तक हो गए हम लोग, एक अमेरिका के साथ तुलना कर चुके हैं और एक भारत के साथ तुलना कर चुके हैं। नहीं, दूसरा हम देखे हैं, तीसरा संविधान इस संबंध में क्या कहता है। तो हम अभी पहला, दूसरा, तीसरा, यहां तक तो बातें हो चुकी है। बात इसके बाद की आती है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया ना, एक दो तीनों लिख दिए हैं ना, तीनों लिख दिए थे ना कि राज्य में परिवर्तन कर सकता है। चलिए, अब बात आती है अन्य का। क्या अच्छा, कारण क्या है, राज्यों के निर्माण का कारण क्या है। एक और शब्द आया कि राज्य के निर्माण का कारण क्या है। जिस समय भारत आजाद उस समय 14 स्टेट थे, नहीं, यूटी था। आज वर्तमान में 29 28 स्टेट हैं और 8 यूटी है। नहीं, तो 14 से 28 कैसे हो गए और 6 से 8 कैसे हो गए? क्या कारण रहा नए नए स्टेट्स की मांग का? तो मुझे तीन कारण दिखता है, जो तीन कारणों से भारत में स्टेट्स की मांग की जाती रही है समय समय पर। वह तीन कारण जो दिखता है राज्य की मांग का, वह कारण दिखता है, पहला कारण दिखता है प्रशासनिक कारण, दूसरा कारण दिखता है आर्थिक कारण, और तीसरा कारण दिखता है भाषाई कारण। इसको हम आमतौर पे सांस्कृतिक कारण मानते हैं। तीन कारण आपको दिखता है। तो प्रशासनिक कारण के आधार पर क्या, याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा, जिस समय जिस 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, याद होगा, बंगाल का विभाजन, और उस समय लॉर्ड कर्जन ने, कैनिंग वो वाला था, कर्जन ये कहलाएगा, लॉर्ड कर्जन, कभी कभी कैनिंग और कर्जन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो कैनिंग 1857 वाला है, ठीक है, ये कर्जन है। तो लॉर्ड बंगाल का विभाजन, और बंगाल के विभाजन का तर्क क्या दिया। देखो जी, बंगाल बहुत बड़ा है, नहीं, और हमें ना इसका प्रशासन बड़ा मुश्किल हो रहा है नहीं। तो प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाते हुए, प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाते हुए, कहा कि हम बंगाल को दो भागों में विभाजित करते हैं ताकि हमको प्रशासन करना आसान हो जाए। इसे देखिएगा, कमिश्नरी का निर्माण होता है। हाल ही में यूपी ने कमिश्नरी का निर्माण नहीं किया था, नोएडा वाले क्षेत्र को एक कमिश्नरी बनाया गया ताकि प्रशासन करना आसान हो जाए। आप जैसे मान लेते हैं कि एक जिला में जनसंख्या ज्यादा, तो एक जिला में कई थाने, अब थानों पर जनसंख्या के आधार पर कितनी जनसंख्या को एक थाना निर्धारित करेगा, नहीं, ताकि प्रशासन, इसे नए नए थानों का देखते हैं निर्माण होता है। क्लियर। प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल का विभाजन किया गया। इसमें एक बंगाल बना पूर्वी बंगाल, और दूसरा बंगाल बना पश्चिमी बंगाल। लेकिन उद्देश्य कहा तो ये था, लेकिन उद्देश्य कुछ और था। उद्देश्य ये था कि उन्होंने इसके लिए जनसंख्या, इसके लिए पंथ को आधार बनाया। पंथ को, मैं धर्म शब्द नहीं बोल रहा हूं बंधु, मैं पंथ बार बार शब्द का प्रयोग करता हूं। पंथ को आधार बनाया, और पंथ का मतलब कि जहां मुसलमानों का संख्या ज्यादा रहेगा, हम वो क्षेत्र अलग हो जाएगा, और हिंदुओं का संख्या अलग हो जाएगा। तो यहाँ वाले हिंदू हो गए, यहाँ हिंदुओं की संख्या हो गई, और यहाँ मुसलमानों की संख्या, और यही बाद में विभाजन का कारण बना।
पहला प्रशासनिक आधार पर विभाजन 1905 में। क्लियर। अब ये विभाजन सिर्फ एक कारण तो रहा नहीं, धीरे धीरे भारत में प्रशासनिक सुविधा के नाम पर कई राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे उत्तराखंड तथा यूपी का निर्माण। ये एक मैदानी इलाका है और एक पूरा तरह से पहाड़ी इलाका है। उत्तराखंड और यूपी के निर्माण का भी एक कारण प्रशासनिक ही माना जाता है। बिहार में भी आप सुनेंगे कि मिथिला क्षेत्र नहीं, आप बिहार में आप सुनिए कि बिहार में भी जो मेन कारण जो माना जाता है वो प्रशासनिक, आर्थिक कारण नहीं, क्योंकि बिहार पूरा पूरा बिहारी गरीब है। ऐसा नहीं कि दक्षिणी बिहार बहुत ज्यादा डेवलप है, उत्तरी बिहार कम डेवलप है। ये पूरा बिहारी के हाल है कि गरीब है, तो इस आर्थिक कारण तो हो नहीं सकता ना। वहां इंडस्ट्री नहीं, यहाँ इंडस्ट्री है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि वहां आपदा ज्यादा आता है, ठीक है, तो यहाँ यहाँ भी तो कौन सा यहाँ सूखा ज्यादा, वहां बाढ़ है तो यहाँ सूखा है, तो दोनों तो बराबर है इस मामले में, तो वहां तो नहीं माना जा सकता। प्रशासनिक कारण इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, ध्यान रखिएगा, बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का जो एरिया है, एकदम गंगा जो है ना दो भागों में विभाजित करती है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार, दो भागों में विभाजित करती है। और बिहार में जो यह जो क्षेत्र जो देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र मैथिली बोलता है, भाषा है, आंगिक बोलते हैं, मगधी बोलता है, और यह जो क्षेत्र है भोजपुरी बोलता है। यह भी क्षेत्र भोजपुरी बोलता है, ये वाला कुछ हद तक क्लियर, और ये वाला लगभग पूरा भोजपुरी ही बोलता है। क्लियर। जैसे आपका बक्सर का क्षेत्र, छपरा का क्षेत्र, नहीं, चंपारण ऊपर तक चले जाइए थोड़ा सा तो आपको भोजपुरी वाला बेल्ट है। भाषाई आधार है ही नहीं एक्चुअली, यहां से इन सबके बीच में कम्युनिकेशंस गैप है ही नहीं। अब सोच करके देखो, इतनी डेंसिटी है बिहार में। मैं एक उदाहरण देता हूं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप दरभंगा, आप भागलपुर में रहते हैं या पूर्णिया में रहते हैं। अब पूर्णिया से आपको पटना आना है कि पटना में एकल राजधानी है, सचिवालय या हाईकोर्ट से काम पड़ गया, न्यायिक काम पड़ सकता है, प्रशासनिक काम पड़ सकता है, आर्थिकी काम पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको जीएसटी लेना हो तो आपको जीएसटी ऑफिस के लिए आना पड़े, साइन करवाना पड़े, ठीक है। किसी एक कारण से पूर्णिया से, भागलपुर से आप यहाँ आते हैं। पूर्णिया और भागलपुर से यहाँ तक आने में लगभग 200 से 250 किलोमीटर का सफर तय करते हैं आने का सिर्फ। तो आने में कितना लग गया, 7 से 8 घंटा एक टाइम लग जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि वो आदमी जो ऑफिसर ना हो, छुट्टी पर चल गया, क्योंकि छुट्टियां बहुत ज्यादा नहीं, छुट्टी पर हो सकता है कि जज छुट्टी पर हो। अब वह आदमी इतना आया है और वो वापस चला जाए तो क्या करेगा, आप छुट्टी तो सर अगले कल बैठेंगे, सर परसों बैठेंगे, तो कल और परसों बैठेंगे तो वो आदमी वापस जाएगा, और वापस जाकर के फिर आएगा, या तो यहीं रुकेगा अगर सुविधा है तो, अगर सुविधा नहीं तो यहाँ होटल में रुकेगा, लॉज में रुकेगा, यही ना होगा। यानी कि उस व्यक्ति को एक काम करवाने के लिए यहाँ तक आना पड़ा, और उसमें भी उसका काम नहीं होता है, तो ये प्रशासनिक असुविधा न हुई। इसलिए उसके मन में एक दुराभाव पनप गया, देखो कि अगर हमारे पास ही राजधानी रहती, हमारे पास ही सचिवालय रहता, तो मैं काम जल्दी ना करवा लेता, हम यहीं पर चल जाते। क्लियर। क्या एक ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि वहां के लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल जाए, उनको डिस्टेंस तय नहीं करना पड़े? यहाँ दो तरीका है। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक तरीका खोजा कि क्यों नहीं हम रोड इतना अच्छा बना दें कि 5 से 6 घंटा में यहां पहुंच जाए। बात भी सही है, होना भी चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा कि गंगा पुल बहुत ज्यादा निर्मित होने लगा है। कुछ दीघा वाला पुल बन रहा है, कुछ इधर आपका
इधर मोकामा से जुड़ा हुआ है, आगे आ, उधर राजेंद्र पुल जो हो रहा है, क्लियर, जो जुड़ा है। लेकिन स्थिति यह है कि अभी तक उस भार को उठा, तब 5 से 6 घंटा में, 5 घंटा में पटना पहुंचा जा सके, और काम ही ना होता। आपने कम्युनिकेशन तो बढ़ाने के लिए रोड बनाने की बात कही, बात सही है, लेकिन उस असुविधा को कौन देखेगा जब काम ना होगा तो? मेरा तर्क ये है, क्या वहीं पर ये व्यवस्था न कर दी जाए कि आने की जरूरत ही ना पड़े? क्या एक राज्य में दो राजधानी क्रिएट नहीं किया जा सकता है? एक उत्तरी बिहार में हो राजधानी, मान लेते दरभंगा को ही केंद्र बना दिया जाए, कि दरभंगा को इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वहां एयरपोर्ट बना हुआ है। अब जो भी है, अब दरभंगा थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है के मुकाबले, तो दरभंगा को ही राजधानी बना दीजिए। तो इस एरिया में यहाँ पर यहाँ कम्युनिकेशंस बढ़ा दीजिए, तो वहां जाना आसान ना हो जाएगा। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस आसानी से तय हो सकता है। यानी कि उसको इस पार को करने में जो समय लग रहा था, वो समय का बचत होगा। क्या भारत, बिहार जैसे राज्यों में जो पहले भी दो राजधानी लेकर के चलता था, 2000 के पहले, वर्ष 2000 के पहले, कि रांची में एक राजधानी थी और एक राजधानी पटना में थी, तो क्या बिहार में दो राजधानी जैसी स्थिति नहीं लाई जा सकती? और आजकल तो तकनीक का दौर है, क्या एक सचिवालय, क्या इसी में दो जुडिशियली राजधानी नहीं की जा सकती, एक खंडपीठ नहीं बनाया जा सकता? जैसे कि प्रयागराज में हाई कोर्ट है, लेकिन उसका खंडपीठ लखनऊ में भी है। नहीं, तो क्या इससे क्या होगा कि दो जुडिशियल राजधानी नहीं बनाया जा सकता, ताकि लखनऊ वाले को प्रयागराज आने से बच गया और वहीं पर सुनवाई हो जाएगी? नहीं, क्योंकि प्रयागराज आने के लिए 6 घंटा 7 घंटा देना पड़ेगा लखनऊ से। क्या प्रशासनिक सुविधा यदि बढ़ा दिया जाए, तो जो मांग हो रही है दो स्टेट्स की, वह स्टेट्स की मांग रुक जाएगी, क्योंकि उसको सुविधा ही तो चाहिए था। बिहार में ऐसे भी इंडस्ट्री नहीं है, तो वहां भी नहीं, इधर भी नहीं है। नहीं, खेल बिहार में अलग राज्य की मांग का मेन उद्देश्य जो है, वो भाषाई नहीं है बंधु। क्योंकि भाषाएं, मैथिली को ऑलरेडी भोजपुरी, मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, भोजपुरी को शामिल नहीं किया अभी तक। लेकिन तब भोजपुरी मांग कर रहा है कि भोजपुरी को भी शामिल, लेकिन भोजपुरी अलग स्टेट्स की मांग नहीं कर रहा, मांग सिर्फ मैथिली हो रही है। और मैथिली में इसलिए कि प्रशासनिक असुविधा की कमी। अगर बिहार को भाषाई आधार पर अलग अलग देखिएगा, तो 3 स्टेट बन जाएंगे जी। नहीं, एक स्टेट बन जाएगा भोजपुरी, एक स्टेट मैथिली, एक मगधी, और अगर चौथा भी मांग कर ले बनांचल वाला, तो आंगिकी बन जाएगा, तो 4 स्टेट बन जाएगा। संभव नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे छोटे स्टेट बहुत अच्छा हो? गोवा देखिए, छोटा स्टेट है तो डेवलप कर गया, वो देश अलग है, लेकिन मैं राज्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप गोवा को देख लीजिए, कि गोवा है जो कम, एकदम छोटा स्टेट है। सिक्किम देख लीजिए, डेवलप, एक तरीके से डेवलप में इतना समझ, पहाड़ी इलाका हो तो भी सबसे ज्यादा डेवलप है, प्रशासन चला। तो इसका लाभ क्या मिलेगा छोटे स्टेट से? छोटे स्टेट की मांग इसलिए की जाती है ताकि प्रशासनिक सुविधा बढ़ेगा। अब प्रशासनिक सुविधा बढ़ेगा ना बंधु, तो कार्य प्रणाली तेज हो जाएगा, और कार्य प्रणाली जब तेज होगा तो विकास अपने आप बेहतर होगा। लेकिन ये भी जरूर मान लीजिए कि छोटे स्टेट में राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा रहती है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कोई करेगा ही नहीं, कंपनी वहां जाएगी ही नहीं। जैसे गोवा में गोवा का जीडीपी पूरी तरह से पर्यटन पर आधारित है, इंडस्ट्री पर आधारित नहीं है। ठीक है, जैसे छोटे स्टेट की जहां तक सफलता भी है, तो कुछ असफलता भी है। क्लियर, लिखे, कारण लिखे। बड़ा खुश है बालक। हाँ, क्या बात है? नहीं, ज्यादा खुश नहीं है, क्या बात है? चली गई?
नहीं, खुशी तभी होती है। हाँ। नहीं, कभी खुशी तभी होता है जब चल जाए ना। आने के बाद तो पैसा खर्च होता है, जाने पर पैसा बचता है, खुशी होता है। लिखिए, उल्टा है। तुम पर खर्च नहीं करता है, नहीं ना। अभी चाय पिला है। लिखिए, क्या लिखे, प्रशासनिक कारण। 1905 में, 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड कर्जन प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल का दो भागों में विभाजन किया। बंगाल का दो भागों में विभाजन किया। पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। क्लियर। भारत में समय समय पर छोटे छोटे राज्यों की मांग इस आधार पर की जाती रही है। छोटे छोटे राज्यों की मांग इस आधार पर की जाती रही है। इसके समर्थकों के अनुसार पहला पॉइंट, प्रशासनिक कार्य आसान होता है। निर्णय में तीव्रता आती है। विकास प्रक्रिया बढ़ता है। जैसे गोवा, सिक्किम आदि। परंतु इसके आलोचकों का कहना है कि डैश, पहला पॉइंट, राजनैतिक अस्थिरता में वृद्धि होती है। राजनैतिक अस्थिरता पाई जाती है। निवेशक ज्यादा इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, ज्यादा रुचि नहीं दिखाते। ठीक है, वही, निवेशक ज्यादा रुचि नहीं दिखाते। ठीक है, यदि ऐसा होता तो झारखंड, जहां प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध है,
जो जहाँ प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध है वह अधिक विकसित होता। अपनी स्थापना से लेकर के वर्तमान तक झारखंड में मात्र दो मुख्यमंत्रियों ने ही मात्र दो मुख्यमंत्रियों ने ही अपने कार्यकाल को पूरा किया है। क्लियर समझ में आ गया अब? तो इसलिए ये कहना कि प्रशासनिक सुविधा के नाम पर हमें राज्य बांट, अच्छा, कुछ दिनों पहले जब 2011 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली 2011 में के आसपास मायावती मुख्यमंत्री थी, मायावती सीएम थी। उसके बाद चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव बने। ठीक है, मायावती ने अपने अंतिम समय में, यानी कि जब पूरा कार्यकाल हो गया, उन्होंने यूपी को, ध्यान रखिएगा, यूपी को 4 भागों में विभाजित करने की बात कही। यूपी को 4 भागों में विभाजित करने की बात कही। पूर्वोत्तर का, मध्य का, ठीक है, पश्चिमी यूपी, ठीक, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, भागों में बांटने की बात कही। उनका तर्क ये था कि एक भाग से, यानी कि एक को 4 भागों में यदि तोड़ दिया जाए यूपी को, तो यहाँ पर प्रशासन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक लंबा दिक्कत होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है यूपी का, जनसंख्या भारत का सबसे अधिक जनसंख्या समेटे हुए है राज्य में, नहीं, तो हमें प्रशासन करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों नहीं प्रशासनिक सुविधा को बढ़ाने के लिए इसको 4 भागों में तोड़ दिया जाए, क्लियर, और 4 नए राज्य बनाए जाए। तो इस ऐसा नहीं है कि मांग नहीं हुई है, और खुद उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने ये बात कही थी। लेकिन मैंने कहा ना, ये अंतिम स्थिति में बात कही थी, जब सत्ता जब जाने वाली है, तो ऐसे भी जब व्यक्ति जब जाने वाला होता है ना, तो उसको सब कुछ अच्छा, एकदम, वो सोचता है कि हम अमर हो करके जाए। ठीक है, वहां पर भी मायावती ने यही काम किया, और उन्होंने कहा क्यों नहीं यूपी को 4 भागों में तोड़ दिया जाए। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि छोटे राज्य का पॉजिटिविटी क्या है और निगेटिविटी क्या है। आपके पास जितना यूपी में वर्तमान में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उतना छोटे राज्यों में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। क्यों? कि उसको बाजार नहीं मिलता। अच्छा, छोटे छोटे राज्यों का मतलब है कि यहाँ की पॉलिसी नीति अलग है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अलग है, राजनीतिक व्यवस्था अलग है, पॉलिसी अलग है, आर्थिकी पॉलिसी नहीं, आपको अलग अलग जितने बारे में जाएंगे उतना, यानी बाजार आपके पास छोटा है, निवेशक क्यों बिकेगा? क्योंकि इसका बाजार छोटा है। छोटा बाजार, छोटा का मतलब जनसंख्या कम है, और बाजार छोटा है तो हमको दूसरे राज्य में बेचना पड़ेगा, तो दूसरे राज्य की पॉलिसी अलग है, यहाँ जमीन हमको खरीदने में दिक्कत होगी, क्लियर, और जमीन खरीदने में दिक्कत होगी, राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर रहेगी, तो निर्णय कब होगा? इसे छोटा, इसलिए निवेशक कभी भी ज्यादातर छोटे राज्यों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वो बड़े राज्यों में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको इन समस्या से नहीं जूझना पड़ता है। और जब समस्या, क्योंकि पूंजी लगा रहा है तो लाभ कमाने के लिए पूंजी लगा रहा है। आज देखिए, यूपी में इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से हुआ है, ठीक है, और यूपी में इन्वेस्टमेंट का मुख्य कारण क्या है? तो आपको राजनीतिक व्यवस्था उसके अनुरूप मिल गई। चलो, स्थिर सरकार है, यहाँ राजनीतिक परिवर्तन नहीं दिखेगा, निर्णय तीव्र होगा, तो हमारे लिए सरकार पर दबाव डालेंगे तो सरकार हमें टैक्स में छूट दे देगी। हमारे यहाँ बाजार बहुत बड़ा है,
नहीं, हमारे लिए सरकार पॉलिसियां मजबूर हो जाएगी, सरकार हमारे लिए पॉलिसी बनाने के लिए। यही कारण है कि बड़े राज्यों में ही इन्वेस्टर पहुंचता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, तो आप कहेंगे कि फिर बिहार क्यों, तो बिहार की स्थिति अलग है। महाराष्ट्र में इन्वेस्टर पहुंचेगा आपको, बड़ा स्टेट है। गुजरात में इन्वेस्टर पहुंचेगा, तमिलनाडु में पहुंचेगा, केरल में इन्वेस्टर नहीं पहुंचेगा, बहुत कम है केरल में इन्वेस्ट। वहां भी एक प्रमुख उद्योग है पर्यटन, केरल का। केरल का प्रमुख उद्योग है मेनली रूप से आपका मत्स्य पालन, क्योंकि वो तटीय क्षेत्र है। वहां केरल बचा हुआ अपने बंदरगाह के कारण, ये कोचिन बंदरगाह है, ठीक है। और इसीलिए वो केरल को लाभ, इसका लाभ मिलता है। केरल में इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा जल्दी। केरल से ज्यादातर तो लोग पलायन हो गए हैं जी, पलायन हो गए खाड़ी देशों में। और ज्यादातर तो महिलाएं नर्स के रूप में कई देशों में काम कर रही है केरल का। आपको वहां इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा। बंगाल में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा, कहेंगे तो बंगाल तो बड़ा क्षेत्र है, क्यों नहीं? वहां की सरकार की नाकामी है कि वहां बंदरगाह है। वहां इसलिए नाकामी है कि नंदी ग्राम वाला आज तक कुछ समस्या लिए हुए है, ठीक है। जब वहां के विपक्ष ने इतना, ममता बनर्जी इतना विरोध किया कि वो टाटा को भाग करके तो गुजरात जाना पड़ा, और हाथों हाथ लपक लिया। उस समय के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने लपक लिया। तो जहां आपको डर रहेगा वहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यही कारण है कि जब अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आप तो डेवलप कर ही नहीं सकते। गोवा तो इसलिए बचा हुआ है कि वो तटीय क्षेत्र है। तो एक तो गोवा है जो अपने, इसीलिए पर्यटन के दम पर गोवा बचा हुआ है। नहीं तो गोवा की कोई खास इकोनॉमी में रोल नहीं है, अगर उसको इंडस्ट्री के रूप में अगर देखा जाए तो। क्लियर। लेकिन विकसित स्टेट इसलिए है को इतना खुलापन है, इतना इकोनॉमिकली रूप से पर्यटन इतना जाते हैं, तो जीडीपी में आधा से अधिक हिस्सा तो पर्यटन का है। क्लियर। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि छोटे छोटे राज्य कहां तक होने चाहिए, तो एक मार्गी तो कहता है कि प्रशासनिक सुविधा होती है, कानून प्रशासन लागू करना आसान हो जाता है, इसलिए छोटे राज्यों का होना चाहिए। लेकिन ये भी तर्क है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बड़े राज्यों में प्रशासन किया जा सकता है। इसका प्रमुख उदाहरण अभी वर्तमान में यूपी है। और जब वहां का इन्वेस्टर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। नहीं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कतई नहीं है विकसित होने का कि छोटे ही राज्य बनाए जाए। हाँ, आप प्रशासनिक सुविधा बढ़ा दीजिए, जुडिशियली सुविधा बढ़ा दीजिए, जो भी मैंने बिहार के संबंध में कहा। नहीं तो लिखिए इस संबंध में, 2011 में पूर्व मुख्यमंत्री, 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा स्थापित करने हेतु स्थापित करने हेतु चार भागों में तोड़ने, चार भागों में विभाजित करने की बात कही। बिहार में भी समय समय पर मिथिला क्षेत्र को अलग राज्य बनाए जाने की मांग की जाती रही है ना? मिथिला क्षेत्र को अलग राज्य बनाए जाने की मांग की जाती रही है। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रशासनिक। तो सरकार को क्या करना चाहिए?
तो बात तो यही ना होगा कि सरकार को करना क्या चाहिए अंत में। ये तो आप कारण दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? कारण आप तो मांग कर रहे हैं ना भाई, कि हमको प्रशासनिक सुविधा के नाम पर हमें अलग राज्य बना दो। देखिए, जब भी क्वेश्चंस आप बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में हमेशा समस्या का समाधान होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रशासनिक कारण से राज्य की मांग की जा रही है, नए राज्य की मांग की जा रही है, नए राज्य की मांग की जा रही है, तो इसके पीछे तर्क क्या है, यानी इसके पक्ष में तर्क क्या है जो अभी आपने लिखा है कि इससे विकास प्रक्रिया में तीव्रता आएगी, निर्णय प्रक्रिया में तीव्रता आएगी। तो इसका दूसरा पक्ष क्या है और क्यों चर्चा में रहा, ये आपको जोड़ना पड़ेगा ना। चर्चा में क्यों है ये? तो मैंने कहा कि आप इसको यूपी से जोड़ दिए, आप इसको अन्य राज्यों से जोड़ दीजिए, ठीक है, और बिहार से लिंक कर दीजिए इसी क्वेश्चंस को, क्योंकि सारा क्वेश्चन बिहार से होकर के गुजरेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर नहीं भी पूछा एग्जाम में तो बिहार से जोड़ते हुए निकलिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब बिहार से, तब बिहार में भी मांग की जा रही है, उसके पीछे कारण यही है कि भैया हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा विस्तृत है, प्रशासनिक सुविधा नहीं हो पा रही, तभी ना मांग की जा रही है। तो कारण आपने दे ही दिया था कि, तो अंत में समाधान क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके बिना कोई आंसर पूरा ही नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए, है ना? तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, क्या लिखिए लास्ट में, की जा रही है, ठीक है, जिसका मुख्य कारण, जिसका, हाँ इसी में लिखिए, जिसका मुख्य कारण नहीं, जिसका मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा है, इन मांगों को दूर करने हेतु इन मांगों को दूर करने हेतु, ध्यान रखिएगा, मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूं, दूर करने राज्य सरकार द्वारा कई कार्य किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए। अब जैसे पहला कार्य क्या हो जाएगा, तो जैसे पहला कार्य हो जाएगा कि नई, एक मिनट ऐसे लिखो, नई न्यायिक राजधानी बनाई जाए, हाँ, नई न्यायिक राजधानी बनाई जाए। नहीं हो जाएगा अगर दरभंगा में ही एक खंडपीठ तैयार कर दिया जाए, नहीं हो जाएगा। अब जैसे आपको देखो ना कि एमपी में, एमपी में आप जाओगे तो जबलपुर, यहां से जाओ तो जबलपुर में हाई कोर्ट है, ठीक है, और जबलपुर से इंदौर जाने में आपको कम से कम लग जाएगा, इंदौर जाने में 8 से 9 घंटा, जबलपुर से इंदौर जाने में। भोपाल जाने में आपको लग जाएगा 4 से 5 घंटा, भोपाल से इंदौर जाने में आपको लग जाएगा 4 से 5, बाई ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो न्यायिक राजधानी आपका कहाँ है? जबलपुर। तो वहां के लोग यहाँ कैसे आएंगे? वहां खंडपीठ बना दिया गया है ताकि तुम यहाँ आओ ही ना। इस समस्या का एक समाधान तो है ही ना, कि नई न्यायिक राजधानी बना दी जाए। दूसरा एक समस्या हो कि क्या दूसरी राजधानी की तरफ भी सोचा जा सकता है। इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने बड़ा कमाल का काम किया। हाँ, हालांकि वो सक्सेस नहीं कर पाए, हालांकि वो सक्सेस तो कर ही रहे थे, वो दबाव में आ गए, वो दबाव में आ गए, ठीक है।
उसमें फंस गए वर्ण, वरना वो तो काम तो कर ही लिए थे, और तीन तीन राजधानी बना दिया था उन्होंने तो। मुझे लगता है कि ये एक बेहतर ऑप्शन, हाँ, एक बेहतर ऑप्शन हो सके, वो दबाव में फंस गए। अब भारत में खूब होता है, काम ही नहीं करने दिया जाता, ठीक है, काम टालना और ये सब बड़ा स्थिति बड़ा रहता है भारत में। दूसरा पॉइंट लिखें, नई आर्थिक राजधानी बनाई जाए, आर्थिक स्लैश प्रशासनिक राजधानी बनाई जाए। नहीं हो जाएगा। उसके बाद और क्या हो जाए, अगर इतना कम्युनिकेशन व्यवस्था को बेहतर किया जाए, नहीं, संचार व्यवस्था को बेहतर किया जाए, संचार एवं परिवहन व्यवस्था को बेहतर किया जाए। व्यवस्था को बेहतर किया जाए, नहीं हो जाएगा। तो ये अगर अगर चीजें कर दी जाए, अच्छा सबसे बड़ी बात ये भी कभी कभी होता है, मैं इसके पीछे रीजंस बताता हूँ। हो सकता है कि एक क्षेत्र कहेगा जी मेरा डेवलपमेंट नहीं किया, इसका डेवलपमेंट कर रहा है, अर्थात तो समावेशी विकास को ही बढ़ावा दिया जाए, मतलब सभी क्षेत्रों को, तो समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाए। क्लियर हो गया? तो तीन से चार बातें आपको क्लियर हो गई। तो अगर आपसे कहेगा इस समस्या का समाधान ढूंढिएगा, तो सारा समस्या का समाधान यहीं पर आ गया। तब पहला एक कारण तो हो गया कौन, प्रशासनिक। तो चाहे यूपी से उत्तराखंड का निर्माण करना हो, बिहार से मिथिलांचल की बात हो, या उसके पहले कर्जन के द्वारा है जो बंगाल का विभाजन करना हो, या मायावती के द्वारा है जो चार भागों में तोड़ना हो, तो मांग तो की जाती रही है भारत में। दूसरा कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारण थोड़ा सा जटिल है, एक्चुअली मैं इसका उदाहरण देता हूं। देखिए, बिहार के मैप को उठा करके देखिएगा। स्लो चल रहा है क्या? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? क्लियर? अब यहां देखिए, ये जो एरिया है आपका दक्षिणी क्षेत्र है, ये जो एरिया है आपका दक्षिणी क्षेत्र है, जिसको उस समय दक्षिणी बिहार कहते थे। और यह एरिया में, इन एरिया में संसाधन भरपूर प्रकार से, संसाधन भरपूर प्रकार, यह जो एरिया जो आपका उत्तरी बिहार है, उत्तरी क्षेत्र था, ठीक है, जो वर्तमान में बिहार है, क्लियर, और ये वर्तमान में झारखंड, क्लियर? ये इनका हमेशा आरोप लगा, इनके पास मिनरल्स भरपूर मात्रा में, तो इनका हमेशा आरोप लगता है कि हमारे संसाधन का यह लोग प्रयोग कर रहे हैं, और हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा, पहली बात। दूसरी बात, हम जो हैं आदिवासी हैं, हमारी संस्कृति अलग है, क्लियर? तो हमारी एक संस्कृति अलग है, और साथ ही हमारा आर्थिक शोषण भी हो रहा है। इसी आर्थिक शोषण, ताकि अगर हमें हमारे हमारा राज्य होता, ठीक है, झारखंड अलग राज्य होता, तो हम अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग करते,
ठीक है। और हमारी नौकरी को, ये जो हमारी जो नौकरी होती है ज्यादातर उत्तरी बिहार वाले लोग आके खा लेते हैं। लंबे समय तक इसका प्रभाव रहा। पटना के बहुत सारे लोग हैं जो, या इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं जो बिहार झारखंड में जॉब भी करते थे, ये खा जाएंगे, खा लेते हैं, तो हमारी नौकरी पर भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है, पहली बात। दूसरा, हमारा संसाधन का भी शोषण कर रहे हैं, संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है, दूसरा कोई लेके जा रहा है। अगर मेरे पास अधिकार होता तो यही स्थानीय लोगों को हम नौकरी दे देते, यानी क्षेत्रवाद का विस्तार। मेरे पास अधिकार होता तो हम संसाधनों पर, मेरा खुद का अधिकार होता, बाहर वाले लोग नहीं आते। और क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है, और बाहर के लोग आकर के हमारी संस्कृति पर हमला करें, तो हमारी संस्कृति भी नष्ट हो जा रही है। यही कारण था कि लंबे वक्त तक नए राज्य की मांग होने लगी झारखंड की। ठीक है। और 2000 में, वर्ष 2000 में अलग राज्य बना दिया गया, 15 नवंबर 2000 को। ऐसा नहीं है कि तब से बना है तो बहुत ज्यादा डेवलप कर गया, लेकिन स्थिति ये थी, मांग का जो मुख्य कारण था उसमें आर्थिकी को रखा गया था। यह स्थिति पहले भी घटी है, ध्यान रखिएगा। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो समझिएगा, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, अब ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में ये तो अलग हो गया, ये तो अलग हो गया, ये वाला क्षेत्र था। ठीक है। इस क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र जो था, वो बिहार वाला क्षेत्र था, ये वाला पूरा बंगाल का क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा। और पूरा बंगाल हावी था बिहार पर। यहाँ की नौकरियों में भी बंगालियों का प्रभुत्व था। बिहारियों को नौकरी नहीं मिलती थी, बंगाली लोगों को नौकरी ज्यादा मिलती थी, बिहार के लोग, बिहार वाले में। और ज्यादातर सरकारी नौकरी में बंगाल के लोग, क्योंकि अपने आप को प्रबुद्ध मानते थे, तो ज्यादातर बिहार के नौकरी में बिहार बंगालियों का हाथ था। इसी को लेकर के सच्चिदानंद सिन्हा ने आंदोलन छेड़ दिया था। और 1905 से जो लगातार मांग शुरू हुई कि बंगाल को से बिहार को अलग कर दीजिए, उसके पीछे मुख्य कारण यही था, आर्थिकी कारण। क्योंकि उस समय झारखंड इसके साथ था, उड़ीसा बिहार के साथ था, तो बिहार उस समय ऑलरेडी, अब वर्तमान में जो आप बिहार देखते हैं, वर्तमान में आप झारखंड देखते हैं, और वर्तमान में जो उड़ीसा देखते हैं, वो तीनों एक साथ था। यानी कि बिहार संसाधन संपन्न था, उड़ीसा वाला संसाधन था, भाषाई विविधता थी, लेकिन संसाधन संपन्न था। झारखंड वाला संसाधन था। और बिहार तो केंद्र था ही लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन में, केंद्र तो था ही स्वतंत्रता आंदोलन में। बिहार ने कहा हमको अलग कर दो, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश्वर प्रसाद जैसे लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। और यही आंदोलन का प्रभाव था आर्थिकी, ताकि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी मिले, स्थानीय लोगों को बिहार में नौकरी मिल पाए। इसी को लेकर के आंदोलन चला, और 1911-12 में बिहार है जो अलग हुआ बंगाल से। लेकिन वही बिहार बाद में 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, और 2000 में वो जिस चीज को लेकर के बैठा था वो पूरा ही नहीं हुआ। ठीक है। तो आर्थिक कारण से बंगाल से बिहार अलग हो गया। ठीक है। आर्थिक कारण से बिहार से झारखंड अलग हो गया। आर्थिक कारणों से एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया।
तो कई सारे कारण रहे हैं नए राज्यों के निर्माण का, जिसमें एक कारण आर्थिकी भी रहा है। तो हमेशा नए आर्थिकी कारण से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भाषाई कारण नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में मेन विवाद था आर्थिकी। तेलंगाना साधन संपन्न है, ठीक है। वह चाहता था कि हमें, अगर हम अलग रहेंगे तो हम तो एक तो काम करेंगे कि हमें आर्थिक रूप से अधिक लाभ में मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश से अलग होने का मुख्य कारण आर्थिकी था। क्लियर। इसीलिए समय समय पर आर्थिक कारण के आधार पर भी नए राज्यों की मांग की जाती रही। क्लियर। हाल ही में आप देखिएगा कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, मराठवाड़ा क्षेत्र, ठीक है, यहां पर भी मेन कारण कहीं ना कहीं आर्थिकी ही दिखता है, पर आपको भाषाई कारण नहीं दिखेंगे। तो भारत में 14 से जो 28 राज्य हुए हैं, उसमें एक कारण तो आपको प्रशासनिक दिख रहा है, जो उदाहरण भी हमने दिया। दूसरा कारण आपको आर्थिकी भी दिखता है। तो आर्थिकी कारण मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर दूंगा। इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर देंगे। हाँ।